मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने पंजाब में वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी इंतज़ाम में हुई बड़ी चूक पर रियासती सरकार से मांगी तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस तरह की लापरवाही को बताया नाकाबिल क़बूल। कहा जवाबदेही की जाएगी तय। मुल्क में 3 दिन के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। दीगर अफराद के लिए जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 148 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा टीकों की दी जा चुकी है खुराकें। कल शाम 7 बजे तक 82 लाख से ज़्यादा लगाए गए टीके। कोविड वबा और ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ रियासती सरकारों ने उठाए सख्त कदम। तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज से रात का कर्फ्यू नाफिज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा के साथ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ने की वर्चुअल तरीके से जायजा मीटिंग। मणिपुर में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। और जोहान्सबर्ग टेस्ट में भारत के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की पकड़ मजबूत, जीत से सिर्फ 122 रन दूर। वहीं भारत को लेने होंगे 8 विकेट। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पंजाब के फ़िरोज़पुर में मुजव्वज़ा रैली सिक्योरिटी खामियों की वजह से मनसूख कर दी गई है। इसका नोटिस लेते हुए वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। वज़ारत ने इस कोताही की ज़िम्मेदारी का तयन करने और मुजरिमों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान हिफाजती इंतज़ामात में इस तरह की लापरवाही मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है। इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस की सोच और उसके तरीक़ेकार को ज़ाहिर करता है। 3 दिनों के अंदर मुल्क में 124 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को कोरोना वायरस से मुखालिफ वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। पहले दिन से ही नौजवान वैक्सीन लगवाने के तहत बहुत ज़्यादा जोश व खरोश दिखा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि 15 से 18 साल की उम्र के 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। रात 8:30 बजे तक कोविन पोर्टल के आदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद 1.25 करोड़ को अबूर कर चुकी है। अब तक 1.42 करोड़ नौजवानों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मांडविया ने इस उम्र के नौजवानों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द टीका लगवाएं। नौजवानों की टीकाकारी का आगाज़ 3 जनवरी को हुआ था। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ रफ्तारी से जारी है। अब तक मुल्क में वैक्सीन की 148 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 355वें दिन शाम 7 बजे तक 82 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक मुल्क भर में ओमिक्रॉन के 2135 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला बुध को राजस्थान में दर्ज हुआ। साथ ही वजारत सेहत ने रियासतों से निगरानी बढ़ाने की दरख्वास्त की है। मुल्क में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 653, दिल्ली में 464, केरला में 185 और राजस्थान में 174 मामलों की तस्दीक हुई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब तक 828 लोग इस इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात जैसी रियासतों में कोविड इन्फेक्शन का तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के 28 अजला में हफ्तावार बुनियादों पर पॉजिटिव मामले 10% से ज़्यादा रहे। तमिलनाडु हुकूमत ने आज से रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक लॉकडाउन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। ज़रूरी खिदमत जैसे ट्रांसपोर्ट, ATM, पेट्रोल पंप, LPG ले जाने वाली गाड़ियां
अखबारात, दूध और अद्वियात की सप्लाई इस दौरान जारी रहेंगी। हुकूमत ने इस एतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। पोंगल के मौके पर मुनक़िद होने वाले सभी सरकारी प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया गया है। 50% हाज़िरी के साथ रेल खिदमात की इजाज़त होगी। जुमा, हफ्ता और इतवार को मजहबी मकामात बंद रहेंगे। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ये कर्फ्यू आज से शुरू होगा और 21 जनवरी तक नाफिज रहेगा। इस दौरान ज़रूरी सरगर्मियों को इससे मुस्तस्ना रखा जाएगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार की ज़ेर क़यादत डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम ने कल ये फैसला लिया। नई हिदायत के मुताबिक जिम, पार्क, मॉल्स, मजहबी मकामात, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम अगले अहकामात तक बंद रहेंगे। तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। 8वीं जमात तक के तमाम स्कूल 21 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। क्लासेस का इनेकाद ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमातें 50% सलाहियत के साथ चलेंगी। सरकारी और निजी दफातर 50% हाज़िरी के साथ खुलेंगे। रेस्तरां 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। 50 अफराद को शादियों और आखिरी रसूम में शिरकत की इजाज़त होगी। और कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत हालात पर काबू पाने के लिए आज से नए जवाबित नाफिज कर रही है। नए ज़ाब्तों के तहत रात के कर्फ्यू में मज़ीद 2 घंटे की तोसी कर दी गई है। रात का कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। इसके अलावा जहां एक्टिव मामलात की कम अज़ कम तादाद 1000 से ज़्यादा होगी, वहां अवामी मकामात जैसे जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट वगैरह को 50% गुंजाइश के साथ काम करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में बंद जगहों पर एक वक्त में 100 से ज़्यादा अफराद शरीक न हों। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं जमात तक के लिए मकर संक्रांति तक तातील का ऐलान करें और इस मुद्दत के दौरान तलबा को टीका कर लगाएँ। जम्मू कश्मीर में तेज़ी से बढ़ते हुए कोविड मामलात के पेश नज़र रियासत में रात का कर्फ्यू कर दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। इससे कबल रात के कर्फ्यू का दौरानिया रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकर्रर किया गया था। नए क़वानीन के तहत अब बाज़ार, कारोबारी इदारे रात 9 बजे से पहले बंद करने होंगे। इससे कबल ऐसी सरगर्मियों के लिए 10:30 या उसके बाद तक ऐसी सरगर्मियाँ जारी रहती थीं। कोरोना के तेज़ी से बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र मुल्क के बेशतर रियासतों ने पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। इसी ज़िम्न में कर्नाटक में भी कई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। रियासत में अगले 2 हफ्तों तक जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसके अलावा रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। पब, क्लब, रेस्तरां, बार, होटल, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम 50% गुंजाइश के साथ काम करेंगे। अगले 2 हफ्तों तक बेंगलुरु में 10वीं और 12वीं जमात के अलावा तमाम क्लासों के स्कूल बंद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के लिए एक वर्चुअल जायज़ा मीटिंग की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की क़यादत में मीटिंग में इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ने भी मौजूद रहे। जायज़ा मीटिंग में कई सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिनमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट, एनपीएफ, नेशनल पीपल्स पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमीशन से मुलाकात की। सियासी जमातों ने आज़ादाना और मुनसिफाना वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात की कड़ी निगरानी करने की दरख्वास्त की है। इसके साथ ही कमीशन ने नुमाइंदों को यह यकीन दिलाया है कि वो रियासत में आज़ादाना, मुनसिफाना, शिरकत पर मबनी, शमूलियती, हिर्स व लालच से पाक और कोरोना से महफूज इंतखाबात कराने के तईं पुरअज़्म है। और मुल्क की राजधानी दिल्ली में हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर रणवीर सिंह ने हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना से खुसूसी बातचीत में बताया कि दिल्ली की वोटर लिस्ट में 1,03,610 नए वोटरों का इजाफा किया गया है। अब तक दिल्ली में कुल 1,48,99,159 वोटर हैं। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की।
दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने अपनी फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है। कितने मतदाता बने हैं दिल्ली के अंदर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह। 5 जनवरी 2022 को हमने दिल्ली की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन यानी कि फाइनल पब्लिकेशन किया है। टोटल वोटर्स हैं वो 1,48,99,159 हैं। इसमें मेल वोटर्स हैं 81,38,593, फीमेल वोटर्स हैं 67,59,534। जो थर्ड जेंडर वोटर्स हैं हमारे पास वो हैं 1,032। इसके अलावा 12,116 सर्विस वोटर्स भी हैं और 18 से 19 साल यानी कि जो नए मतदाता जुड़े हैं जो कि 1 जनवरी 2022 तक 18 साल के हुए हैं, उनकी संख्या 1,15,146 है। और जेंडर रेशो जो कि पिछले साल जो जनवरी में हमारी मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था उस वक़्त हमारी जेंडर रेशो 826 थी, जो अब बढ़कर 831 हो गई है। पिछली मतदाता सूची और अब की इसमें दोनों की तुलना की जाए तो कितना फर्क पड़ा है, कितने मतदाता बढ़े हैं? जी, अगर हम अपने ड्राफ्ट रोल जो कि हमने 1 नवंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया था उससे मैं तुलना करता हूं तो इसमें 1,03,610 वोटर्स का इजाफा हुआ है। सर, काफ़ी ऐसे मतदाता होंगे जो अभी भी छूट गए होंगे, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आज से हमने अपना कंटिन्यूअस अपडेशन यानी कि मतदाता सूची का निरंतर अपडेशन जो है वो कार्यक्रम हमने आज से शुरू कर दिया है। और अगर आपने नाम अभी तक नहीं जुड़वाया है लेकिन आप 18 साल या उससे ऊपर हैं, 1 जनवरी 2022 या उससे पहले 1 जनवरी 2022 के बाद अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो अभी आपकी पात्रता नहीं है, लेकिन 1 जनवरी 2022 या उससे पहले अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप वोटर बन सकते हैं। आप उसके लिए फॉर्म 6 भर के जमा कराएं। फ़ोटो, एज प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ आपको साथ में लगाना होता है। और ये अपना फॉर्म भरने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक हमारी ऐप है जिसको हम वोटर हेल्पलाइन ऐप कहते हैं, VHA से आप याद रख सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप। वो एंड्रॉयड पे भी उपलब्ध है और iOS पे भी उपलब्ध है। आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर लें और उसके माध्यम से फॉर्म 6 जमा करा सकते हो। लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई है और दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने फाइनल मतदाता सूची जारी जरूर कर दी है, लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं तो आप कहीं ना कहीं जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और वोटर बन सकते हैं। कैमरामैन RK के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अगली खबर पर नज़र डालते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद सिविल सर्विसेज मेंस इम्तिहान 2021 शेड्यूल के मुताबिक 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी 2022 को मुनाकिद करने का फ़ैसला किया है। कोविड की रोकथाम के लिए हुकूमतों की तरफ से आयद पाबंदियों को मद्देनज़र रखते हुए कमीशन ने रियासती हुकूमतों से दरख्वास्त की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इम्तिहान का इनेकाद कराने वाले अफसरान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। भारतीय रेलवे ने भारत म्यांमार ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने भारत और म्यांमार को मिलाने वाली नई ब्रॉड गेज लाइन की तामीर के लिए 111 किलोमीटर तवील इम्फाल मोरा सेक्शन के हतमी लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने बुध को इम्फाल के अपने दौरे के दौरान रेलवे प्रोजेक्टों का हवाई मुआयना किया और मोरा तक नई लाइन के लिए सर्वे का हुक्म दिया। इस प्रोजेक्ट में इम्फाल को गुवाहाटी से जोड़ने वाली मुल्क की सबसे लंबी रेल सुरंग भी शामिल है। मारूफ मौसीकार और शिलोंग चैम्बर के बानी नील नोंग कनरीह बुध को मुंबई के एक अस्पताल में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 51 साल थी। अंकल नील को मंगल को मुंबई के रिलायंस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ग्रुप के तर्जुमान ने एक प्रेस बयान में कहा है कि उनकी मौत सर्जरी के बाद हुई। नील नोंग कनरीह गुज़िश्ता 3 माह से अपने ग्रुप के साथ मुंबई में थे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नील नोंग किनरेह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि नील नोंग किनरेह शिलांग चैम्बर क्वेर के मुमताज़ सरपरस्त थे जिसने आलमी सतह पर सामीन को मशहूर किया। मैं उनकी कुछ शानदार परफॉर्मेंस भी देखी है। वह हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए। उनकी तख्लीकी सलाहियतों को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके अहल खाना और मद्दाहों से ताज़ियत। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली समेत करीबी इलाकों में बुध के रोज़ बारिश और भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रियासती शहर मनाली की बात करें तो बुध को मौसम एक बार फिर बदल गया। बुध को मनाली में शदीद बर्फबारी हुई। सियाहती शहर मनाली के मॉल रोड पर बर्फबारी से सयाह खूब महसूस हुए। सयाह कई दिनों से यहाँ बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। जब बर्फबारी शुरू हुई तो वो छतरी लेकर बाहर निकल आए। मनाली में बर्फबारी के बायस मौसम सरमा अपने उरूज पर पहुंच गया है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। इस दौरान ठंडी हवाएं तेज़ हो गई हैं। महकमे मौसमियात ने 8 जनवरी तक हल्की सी शदीद बर्फबारी और बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी का भी इम्कान है। इसके साथ ही वादी में दर्जे हरारत में भी गिरावट दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू में आज कम अज़ कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और खेल की खबरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीज़ा मनसूख कर दिया है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए मेलबॉर्न पहुंचे थे। इससे कबल जोकोविच को हवाई अड्डे पर घंटों रोका गया था, जिसके बाद दाखिले से मुतालिक ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश न करने की वजह से उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया। एक दिन पहले ही नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीनेशन के कवानीन को छूट देते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत की मंजूरी दे दी थी। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। बताया जा रहा है कि जोकोविच ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर विच ने जोकोविच से फ़ोन पर बात की और बताया कि पूरा सर्बिया उनके साथ है। जनूबी अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की जानिब से दिए गए 240 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम ने दिन का खेल ख़त्म होने तक 2 विकेटों पर 118 रन बना लिए थे। अफ्रीकी कप्तान डैन एल्गर 46 जबकि रेसी वैन डॉसन 11 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इस तरह जनूबी अफ्रीका को अब सिर्फ 122 रन की ज़रूरत है, जबकि टीम इंडिया को अभी 8 विकेट गिराने हैं। तीसरे दिन भारत ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 2 विकेटों पर 85 रन से आगे खेलते हुए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत स्कोर को 266 तक पहुंचाया और टीम को 239 रन की बरतरी हासिल हो गई। रहाणे 58 और पुजारा 53 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा रविचंद्र अश्विन ने 16 और शार्दुल ठाकुर ने 28 रन बनाए। लीग कप सेमीफाइनल के पहले लीग का मुकाबला जो कि लिवरपूल और आर्सेनल के दरमियान होना था, कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। दरहकीकत लिवरपूल क्लब में कोविड केसेस में इजाफे के बाद क्लब ने EFL से 6 जनवरी को होने वाले मैच को दोबारा शेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद इस मैच को मुलतवी करने का फैसला किया गया। अब पहला लीग 13 जनवरी को इनफील्ड में होगा, जबकि दूसरा लीग 20 जनवरी को एमिरेट्स में होगा। वाज़ेह है कि लिवरपूल के खिलाड़ी एलिसन बेकर, रॉबर्टो फर्मिनो और जोएल मैटिप को कोरोना मुतासिर पाए गए थे, जबकि टीम के मैनेजर जॉर्जन क्लोप भी कोरोना का शिकार हो गए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना के पेश नज़र नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस को मुख्तलिफ नेशनल सेंटर्स के साथ साथ चल रहे कौमी कोचिंग कैंपों में सख्ती से नाफिज किया जाएगा। साई ने बुध को एक बयान में कहा है कि ट्रेनिंग सेंटर्स में मौजूद तमाम एथलीट्स को एक लाजमी रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा। अगर टेस्ट मनफी आते हैं तो वो शामिल होने के 6ठे दिन तक अलग रहकर ट्रेनिंग लेंगे और खाना खाएंगे। मुस्बत आने वाले एथलीट्स का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा और उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा। साल 2021 के आखिर में मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कदीम मुसव्विरी कावी का और 27 की कावी मुसव्विर सागर मुले की। सागर कैसे इस फन को महसूस करने में मसरूफ़ है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कावी मुसव्वरी भारत की कदीम तारीख को अपने अंदर समेटे हुए है। वक्त के साथ ये फन खत्म होता जा रहा था, लेकिन फनकार सागर मुले ने इस फन में नई जान फूंक दी है। उनकी इस कोशिश को भरपूर प्यार भी मिल रहा है। कावी ये एक कदीम सकाफत से ताल्लुक रखने वाली मुसव्वरी की एक किस्म है, जिसका असल 16वीं सदी या उससे भी कबल पाया जाता है। ये फन गोवा और कोंकण सूबे में पाया जाता है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र रियासत के बहुत से मंदिरों की दीवारें व दरवाजे इस कावी मुसव्वरी से सजे हैं। कदीम ज़माने में इस फन में कुदरती लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि इस फन का नाम कावी है और काव इस लफ्ज़ का मतलब होता है लाल मिट्टी, जिसे गोवा की कोंकणी ज़बान में तांबडी माती कहा जाता है। एक बहुत पुराना हमारा कल्चर है और पुराना हमारा ओरिजिनल आर्ट फॉर्म है, लेकिन सैड पार्ट है कि करंट टाइम में वो अभी नष्ट होता जा रहा है और उसी को मैं प्रिजर्व करने के लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। कावी के बारे में बोला जाए तो कावी के इंग्रेडिएंट चूना माटी और नेचुरल हमारे पेड़ पौधों से मिला हुआ गम मिला के करते थे, जो पहले की ओरिजिनल प्रोसेस है। तो उसके बैकग्राउंड में हमेशा ऑफ वाइट होती थी और या वाइट होती थी, जिसके कारण क्या होता था कि इनमें कॉन्ट्रास्ट आता था और बीच में एक टूल के सहायता से ये लोग एचिंग करते थे। उनका उद्देश्य था कि थ्रू इस आर्ट फॉर्म से लोगों को हमारे एपिक के कहानियाँ पहुंचा सके, महाभारत या रामायण, और इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से ये लोग इमेज बनाते थे। मंदिरों की अलसरेनो तामीर के साथ मुसव्वरी का इस्तेमाल कम होता गया। कावी फनकारों की तादाद भी कम होती गई, लेकिन गोवा के छोटे से गांव आड़पई के रहने वाले सागर मुले इस फन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए उनकी काफी सताइश भी हुई है। सागर चाहते हैं कि उन्हें और हौसला मिले ताकि वो इस फन को और आगे ले जाएं। गोवा से रवि सरतापे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात की कुछ अहम खबरों पर। अखबारात के जायज़े में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। इनकलाब ने जो पहली अहम सुर्खी लगाई है, पंजाब में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही। फिरोज़पुर की जो रैली थी वो मनसूख कर दी गई है। बीजेपी का रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला, वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगा। वज़ारत दाखिला ने भी चीनी सरकार से जवाब तलब किया है। रोज़नामा इनकलाब की अगर आलमी सफ़े की अहम सुर्खियों की बात करें तो कज़ाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी, सदर ने काबीना को बरतरफ करके अबूरी काबीना को फ़ौरी तौर पर LPG की कीमतें बहाल करने का हुक्म दिया था। ज़ाहिर है ये मुज़ाहरे जो है कज़ाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ पेट्रोल की कीमतों और LPG की महंगी होती कीमतों को लेकर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरों की अगर बात करें तो जो अहम खबर सफ़े अव्वल पर लगाई गई है वो कोरोना का कहर, एक दिन में 58,000 से ज़ायद नए मामले दर्ज किए गए हैं। होम आइसोलेशन की मुद्दत कम करके 7 दिन की गई है। वहीं दिल्ली में 10,000 से ज़ायद मरीज़ आए। अखबार ने साथ ही ये भी लिखा है कि आलमी किताब मेला 2022 कोरोना की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। अगर आलमी सफ़े की रोज़नामा इनकलाब की बात करें तो एक अहम खबर शाये की गई है। स्पेन पहुंचने के ख्वाहिशमंद 4,400 अफराद लापता हैं। ये मॉनिटरिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये बात कही गई है। साल 2021 के दौरान स्पेन पहुंचने की कोशिश में करीब 4400 तारिकीन वतन समंदर में लापता हो गए, जिनमें 205 बच्चे भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम खबरों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल पे पहली अहम सुर्खी लगाई गई है वो मालदीव के साथ दो तरफ़ा ताउन के फ़वाइद नज़र आ रहे हैं। ये कहना है एस जयशंकर का। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मालदीव के वज़ीर से टेलीफोन पर बात की और कहा कि दोनों फरीक दो तरफ़ा ताउन में पेशरफ्त की अहमियत को समझते हैं और इसके बाहमी फ़ायदे भी नज़र आ रहे हैं। एक और अहम खबर हम आपको इसी अखबार की दिखाते हैं। कोविड-19 के दौरान भी नए साल में नए अज़ाइम के साथ कौमी उर्दू कौंसिल फ़रोग़ उर्दू की सरगर्मियाँ जारी रखेगी। ये कहना है शेख अकील का, जो कि डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि साल 9 पर कौमी उर्दू कौंसिल अपना जो ये सिलसिला है उसको जारी रखेगी।
तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब जान लेते हैं क्या है मुल्क के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल के साथ ही उर्दू ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।